उन कहानियों को जो वक्त के पन्नों में कहीं खो गई हैं, असली घटनाएं, अनकही दास्तां और वो राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक किस्से पर। अगर आपको भी कहानियों के रोमांच से जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र पर। जुलाई 1999। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग जीता जा चुका था। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया जा चुका था। मस्को वैली में .4875 भी इंडियन आर्मी के कब्जे में आ चुका था। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि कारगिल वॉर लगभग ख़त्म हो चुकी है तो वो गलत था, क्योंकि कारगिल एक और बैटलफील्ड अभी भी आग में जल रहा था। उस बैटलफील्ड का नाम था बटालिक सेक्टर। ये कारगिल वॉर का सबसे कम चर्चा में रहने वाला लेकिन सबसे डेंजरस बैटलफील्ड में से एक था। यहाँ की लड़ाई द्रास से अलग थी, टाइगर हिल से अलग थी और .4875 से भी अलग थी। यहाँ ना सीधी चढ़ाई थी, ना ठीक रास्ते और ना ही माउंटेन्स के बीच कोई आसान अप्रोच। सिर्फ 16 से 18,000 फीट ऊंची तेज़ धार वाली पहाड़ियाँ, गहरी खाइयाँ और एक गलती का मतलब सीधा मौत। बटालिक सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ एरिया है। यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले कई माउंटेन रूट्स निकलते हैं। इसी वजह से ये सेक्टर स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तान की प्लानिंग सिर्फ द्रास तक सीमित नहीं थी। उसका मकसद था द्रास, कारगिल और बटालिक तीनों सेक्टर में ऊंची चोटियों पर कब्जा करके इंडियन आर्मी को अलग अलग डायरेक्शन में उलझा देना। अगर बटालिक की रीजेज एनिमी के कब्जे में रहती तो इंडियन आर्मी के लिए पूरे ईस्टर्न कारगिल एरिया में ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। मई 1999 में जब इन्फिल्ट्रेशन का पता चला तब बटालिक के आसपास के गांवों के लोगों और पेट्रोल्स ने इन पहाड़ियों पर अजनबी हरकतें देखी। जल्द ही ये साफ हो गया कि ये सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं थे, ये पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड सोल्जर्स थे जो पहले से तैयार होकर बंकर में बैठ चुके थे। उन्होंने जुबार, खुखरतांग, खालूबर और कई अन्य रिजेस पर मजबूत डिफेंसिव पोजीशंस बना ली थी। हर रिज दूसरे रिज को कवर करती थी, यानी अगर इंडियन आर्मी एक पीक कैप्चर भी कर लेती तो अगले ऑब्जेक्टिव पर फिर से ऊपर चढ़कर लड़ाई लड़नी पड़ती। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत बटालिक सेक्टर में कई एक्सपीरियंस्ड यूनिट भेजी। इनमें से एक थी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स। ये बटालियन हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर की कठिन डिप्लॉयमेंट पूरी करके निकली थी। उन्हें पीस स्टेशन जाना था लेकिन ऑर्डर बदल गए। अब उनका डेस्टिनेशन घर नहीं बटालिक था। इस बटालियन के सोल्जर्स एक अलग पहचान रखते थे। उनका बैटल क्राई आज भी इंडियन आर्मी के सबसे पावरफुल वॉर क्राइज में एक माना जाता है। वो वॉर क्राई ये था, जय महाकाली आयो गोरखाली। जब भी ये नारा पहाड़ों में गूंजता तो दोस्तों का हौसला बढ़ जाता था और दुश्मन समझ जाता था कि गोरखा राइफल्स हमला कर चुकी है। लेकिन इस बटालियन में एक ऐसा यंग ऑफिसर भी था जिसके सपने बाकी सपनों से अलग थे। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, तो उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, आई वॉन्ट टू विन द परमवीर चक्र। इंटरव्यू लेने वाले शायद मुस्कुरा दिए होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जवाब एक दिन इतिहास बन जाएगा। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से निकला ये यंग ऑफिसर सिर्फ एक अच्छा कमांडर नहीं था, वो ऐसा लीडर था जो हमेशा सबसे आगे चलने में विश्वास रखता था। और अब किस्मत उन्हें ले जा रही थी बटालिक की उन बर्फीली पहाड़ियों की तरफ जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उनके सपने, उनके फ़र्ज और उनके वचन की कसौटी थी। और बटालिक की पहली लड़ाई जुबार रिज पर अब शुरू होने वाली थी। जुबार रिज एक पहाड़ी नहीं थी, ये बटालिक सेक्टर की सबसे स्ट्रेटेजिक रिजेज में से एक थी। इस रिज पर बैठा हुआ दुश्मन नीचे की मूवमेंट को आसानी से देख सकता था। इंडियन आर्मी के हर पेट्रोलिंग, हर सप्लाई रूट और हर एडवांस एनिमी की नज़रों में था। जब तक जुबार रिज
पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में रहती तब तक बटालिक सेक्टर में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए इंडियन आर्मी ने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाया जुबार को वापस लेना है। लेकिन ये मिशन इतना आसान बिल्कुल नहीं था। एनिमी महीनों से उन ऊंचाइयों पर जमा हुआ था। उन्होंने पत्थरों के बीच मजबूत बंकर बना लिए थे। मशीन गन्स, मोटार्स, रॉकेट लॉन्चर्स और स्नाइपर्स पोजीशन पहले से ही तैयार थे। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी को नीचे वैली से लगभग सीधी चढ़ाई करनी थी। ना कोई पेड़, ना कोई बड़ा कवर, सिर्फ पत्थर, बर्फ और हर कदम पर एनिमी की नज़र। माउंटेन वॉरफेयर का एक नियम है, द सोल्जर्स क्लाइंबिंग अपहिल इज़ ऑलवेज एट अ डिसएडवांटेज। और बटालिक में इंडियन सोल्जर्स इसी डिसएडवांटेज के साथ लड़ रहे थे। अटैक से पहले इंडियन आर्टिलरी ने एनिमी पोजीशंस पर लगातार बम्बार्टमेंट शुरू की। 155 mm बोफोर्स गन्स फिर एक बार अपनी ताकत दिखा रही थी। हर सेल पहाड़ों को हिला रहा था। लेकिन बटालिक के टेराइन में द्रास से अलग था। कई बंकर्स नेचुरल रॉक के अंदर बने हुए थे, इसलिए सिर्फ आर्टिलरी से उनका पूरी तरह खत्म होना मुश्किल था। आखिरकार ये काम भी इन्फेंट्री को ही करना था। रात होते ही इंडियन असॉल्ट पार्टीज अलग अलग डायरेक्शन से जुबार रिज की तरफ बढ़ने लगे। हर सोल्जर खामोशी से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। किसी को भी टॉर्च जलाने की इजाज़त नहीं थी। रेडियो कम्युनिकेशन मिनिमम रखा गया। अगर एक छोटी सी आवाज़ भी होती तो एनिमी मशीन गन तुरंत एक्टिव हो जाती। कई जगह सोल्जर्स को हाथों और घुटनों के बल पत्थरों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। ऑक्सीजन कम थी, सांस तेज चल रही थी, लेकिन किसी ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ऑपरेशन के दौरान 1/11 गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स का बैटल क्राई फिर पहाड़ों में गूंज उठा, जय महाकाली आयो गोरखाली। ये नारा सिर्फ एक वॉर क्राई नहीं था, ये गोरखा रेजिमेंट की पहचान थी। जब भी ये आवाज़ गूंजती, इंडियन सोल्जर्स का हौसला और बढ़ जाता और एनिमी को समझ आ जाता कि अब क्लोज कॉम्बैट दूर नहीं है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपनी प्लेटून के साथ सबसे आगे चल रहे थे। वह बार बार अपने सोल्जर्स को एक ही बात कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव पर पहुंचना है, चाहे जो हो जाए। उनके लिए रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लीडरशिप, और लीडरशिप वो पीछे खड़े होकर नहीं बल्कि सबसे आगे चलकर दिखा रहे थे। उनके सोल्जर्स बाद में याद करते हैं कि कैप्टन मनोज पांडे कभी भी अपने जवानों को अकेला डेंजर में नहीं भेजते थे। वो हर असॉल्ट में खुद लीड करते थे। इसी वजह से उनकी प्लेटून का उन पर अंधा विश्वास था। लेकिन जुबार रिज की चढ़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। जैसे ही इंडियन सोल्जर्स एनिमी के इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज में आए, अचानक पाकिस्तानी आर्मी की मशीन गन्स एक साथ गरज उठी। ट्रेसर बुलेट अंधेरे आसमान को चीरने लगी। मोर्टार्स इंडियन असॉल्ट रूट पर गिरने लगे। एक पल में खामोश पहाड़ियाँ गोलियों और धमाकों से गूंज उठीं और कैप्टन मनोज कुमार पांडे समझ गए कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में उन्हें एक के बाद एक एनिमी बंकर्स पर हमला करना था और इसी बैटल में वो वीरता दिखाने वाले थे जिसके लिए पूरा भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे समझ गए थे कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ जुबार रिज की लड़ाई नहीं थी। इंडियन आर्मी का असली ऑब्जेक्टिव था खालूबर रिज। यही वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी जहां से पाकिस्तानी आर्मी पूरे बटालिक सेक्टर पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर खालूबर रिज इंडियन आर्मी के कब्जे में आ जाती तो बटालिक सेक्टर में पाकिस्तान की डिफेंसिव लाइन लगभग टूट जाती। इसलिए अब हर सोल्जर्स का लक्ष्य था खालूबर। 2 से 3 जुलाई 1999 की रात 1/11 गोरखा राइफल्स को ऑर्डर मिले कि हर हाल में एनिमी के बंकर्स पर कब्जा करना है। रात का अंधेरा, बर्फीली हवा और 16,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई, हर सांस लेना भी एक चैलेंज था। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे का चेहरे पर डर की कोई निशान नहीं था। वो सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे गोरखा राइफल्स के जवान एक ही नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जय महाकाली आयो गोरखाली। ये नारा बटालिक की पहाड़ियों में बार बार गूंज रहा था।
जैसे ही इंडियन असॉल्ट पार्टी एनिमी के पहले बंकर के करीब पहुंची, पाकिस्तानी आर्मी ने तेज़ मशीन गन की फायर शुरू कर दिया। गोलियां पत्थरों से टकराकर हर तरफ चिंगारियां उड़ा रही थी। एक पल के लिए असॉल्ट रुकता हुआ नजर आया, लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने रुकने से इनकार कर दिया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और उनके परमवीर चक्र सिटेशन के अनुसार उन्होंने खुद सबसे आगे बढ़कर पहले एनिमी बंकर पर हमला किया। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हुआ, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ और पहला बंकर इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया। लेकिन बैटल अभी शुरू ही हुई थी। पहला बंकर गिरते ही दूसरे बंकर से और भी तेज़ फायरिंग शुरू हो गई। इसी फायरिंग के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे के कंधे और पैर में गोलियां लगने से घायल हो गए। उनके साथियों ने कहा कि सर आप पीछे आ जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना छोड़ो। ये गोरखाली जज्बे का प्रतीक था। उनके लिए मिशन उनकी जान से बड़ा था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो अपनी प्लेटून को लीड कर रहे थे। अब कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दूसरे बंकर पर असॉल्ट किया, फिर तीसरे बंकर पर। हर बंकर के साथ एनिमी का रेजिस्टेंस कम होता गया, लेकिन हर जीत की कीमत भी बढ़ती जा रही थी। गोलियां लगने के बाद भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे पीछे नहीं हटे। उनका एक ही लक्ष्य था, खालूबार रिज को जीतना। अब सिर्फ एक बंकर बचा था। ये सबसे मजबूत बंकर था और इसी बंकर से इंडियन सोल्जर्स पर लगातार मशीन गन फायर हो रहा था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी बची हुई ताकत जोड़ी। वो एक बार फिर सबसे आगे बढ़े। एनिमी बंकर के बिल्कुल करीब पहुंचकर उन्होंने ग्रेनेड्स फेंका। ब्लास्ट हुआ। इंडियन सोल्जर्स तुरंत बंकर के अंदर घुस गए। बंकर कैप्चर हो गया। लेकिन इसी अंतिम असॉल्ट के दौरान कैप्टन मनोज कुमार पांडे को एक और गोली लगी। इस बार ये गोली बहुत गंभीर थी। अपने मिशन को पूरा करने के तुरंत बाद कैप्टन मनोज कुमार पांडे माँ भारती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन उन्होंने अपना बचपन का सपना सच कर दिया। वो सपना जो उन्होंने एसएसबी इंटरव्यू में कहा था, आई वॉन्ट टू विन द परमवीर चक्र। और उनकी असाधारण वीरता, लीडरशिप और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन खालूबर रिज की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इंडियन आर्मी को अब भी पूरे बटालिक सेक्टर को एनिमी से मुक्त करना था। और अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे माँ भारती की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन बैटलफील्ड पर एक बात बिल्कुल साफ थी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स अब सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई अपने कमांडिंग ऑफिसर के सपने को पूरा करने के लिए भी था। वॉर क्राई एक बार फिर बटालिक की पहाड़ियों में गूंज उठा, जय महाकाली आयो गोरखाली। इस बार इस नारे में सिर्फ जोश नहीं था, इसमें गुस्सा था, अपने ऑफिसर को खोने का दर्द था और तिरंगे को हर हाल में लहराने का संकल्प था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के असॉल्ट के बाद एनिमी की सबसे मजबूत डिफेंसिव लाइन हिल चुकी थी। पहले बंकर, फिर दूसरा बंकर, फिर तीसरा बंकर और आखिर में चौथा बंकर भी इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया। खालूबर रिज पर पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ तेज़ी से कमज़ोर पड़ने लगी। अब इंडियन सोल्जर्स रिज के ऊपर एक के बाद एक पोजीशन सिक्योर करने लगे। मशीन गन, नेस्ट, मोर्टार और ऑब्जर्वेशन पोस्ट सब पर कब्जा किया जा रहा था। कई पाकिस्तानी सोल्जर्स पीछे हटने लगे थे, कई लड़ते लड़ते मारे गए और कई अपनी पोजीशन छोड़कर रिट्रीट कर गए। खालूबर रिज की जीत सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं थी, ये बटालिक सेक्टर के पूरे बैटल का टर्निंग पॉइंट थी। अब इंडियन आर्मी के पास ऊंची रिज का कंट्रोल था। एनिमी की सप्लाई लाइंस लगभग टूट चुकी थी। ऑब्जर्वेशन एडवांटेज अब भारत के पास था। मिलिट्री हिस्टोरियंस मानते हैं कि खालूबर रिज की विक्ट्री के बाद पाकिस्तानी आर्मी के लिए बटालिक सेक्टर में टिकना बहुत मुश्किल हो गया था। ऑपरेशन विजय अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बटालिक सेक्टर की जीत सिर्फ मनोज कुमार पांडे की वजह से नहीं मिली। इस बैटलफील्ड पर 1/11 गोरखा राइफल्स के हर ऑफिसर, हर जेसीओ और हर जवान ने
अपनी सीमाओं से बढ़कर लड़ाई लड़ी। कई नाम सम्मान के साथ इतिहास में लिखे गए और कई ऐसे भी थे जिनके नाम शायद देश कम जानता है, लेकिन उनके बलिदान के बिना ये विजय कभी संभव नहीं होती। इसीलिए कारगिल वॉर कभी भी सिर्फ एक हीरो कहानी नहीं थी, ये हजारों वीर सैनिकों के अत्यंत कठिन संघर्ष की कहानी थी। जुलाई 1999 का एक मध्य तक द्रास, मस्को और बटालिक तीनों सेक्टर्स में इंडियन आर्मी लगातार सफलता हासिल कर रही थी। इंडियन आर्मी की डिफेंसिव पोजीशन एक एक करके मजबूत होती रही, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंसिव पोजीशन एक एक करके टूट रही थी। लेकिन एक और मोर्चा था जहां भारत की तीसरी सेना अपनी ताकत दिखाने वाली थी। अब तक हमने आर्मी की कहानी सुनी, लेकिन कारगिल वॉर की विजय में इंडियन एयरफोर्स का योगदान भी उतना ही निर्णायक था। जब आर्मी को 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर एनिमी बंकर्स तोड़ने में मुश्किलें आ रही थीं, तब आसमान से एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने पूरे वॉर का बैलेंस बदल दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैसे की। MiG-21, MiG-27, मिराज 2000 और हेलीकॉप्टर्स ने कैसे बैटलफील्ड का रुख बदला और किस तरह इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी के हर एडवांस को आसमान से सुरक्षा दी, ये सब हम जानेंगे पार्ट 7 में। तब तक के लिए अगर आपको भारत के वीर सैनिकों की ऐसी रिसर्च बेस्ड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।